जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से जो है स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे आस पड़ोस में कभी अगर दो गुटों के बीच में जो है इस प्रकार से लड़ाई हो जाती है तो इनका फैसला कौन करता है दोस्तों? ये किसके पास जाते हैं? तो ये जाते हैं दोस्तों पुलिस के पास। किसके पास जाते हैं दोस्तों? पुलिस के पास। ठीक है। अगर ये फौजदारी वाला मामला है, दीवानी वाला मामला है, तो ये पुलिस के पास जो है कार्रवाई जाती है ताकि सब कुछ जो है दोनों पार्टियों को शांत किया जा सके। अगर ज़्यादा मामला बढ़ जाता है तो फिर आपको जो है न्यायालय के अंदर जाना पड़ता है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो जाए, ठीक है दोस्तों, दो देशों के बीच में कभी युद्ध हो जाए और दो देशों के बीच की स्थितियां जो है बिल्कुल खराब हो जाए, तो कौन दोनों देशों के बीच में मतलब मध्यस्थता करने के लिए आता है? ठीक है। कौन दोनों देशों की जो है बातचीत कराने के लिए आता है? कौन सा ऐसा संगठन है? या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दे, जैसे ये वर्तमान में भी रशिया जो है यूक्रेन आपस में जो है युद्ध कर रहे हैं। ठीक है। इसराइल युद्ध कर रहा है दोस्तों फिलिस्तीन के साथ। तो कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन आता है भैया इन दोनों देशों के बीच में जो है मध्यस्थता करने के लिए मीडिएटर के रूप में? या फिर किसी देश के अंदर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो कौन आता है? जैसे भारत के अंदर कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो सरकार जो है मदद करने के लिए आती है। तो आज हम लोग इन तमाम सवालों का जो है आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे और आज हम लोग इसी सवालों का जो है उत्तर हम लोग को कौन से चैप्टर के अंदर मिलेगा दोस्तों? तो इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th राजनीति के चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से संगठन हैं और उनकी क्या क्या भूमिका है, जिसमें से सबसे अहम जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में दोस्तों। तो आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी कौन कौन सी जो है एजेंसीज हैं, उसका क्या काम है दोस्तों, है ना। तो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। मैं यहाँ पर क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के तमाम एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ दोस्तों। आप लोग को एनालिसिस देता हूँ, आप लोग की मदद करता हूँ। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे वन लाइन वन करके। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में क्या है दोस्तों? व्यापक है। उसके जो उद्देश्य है ना बहुत व्यापक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर एक देश दो देश की बात नहीं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश है, आपके जितने भी तमाम देशों हैं, उनके बीच के जितने भी संबंध हैं, उन सबको जो है उनको सुधारने का उसका प्रयास रहता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका समाधान, उनके बीच में शांति बनाए रखना, सुरक्षा स्थापित करना। ठीक है। ये विभिन्न देशों के मध्य जो है जो रिश्ते हैं उनको क्या करना दोस्तों? सौहार्दपूर्ण बनाना। तो इसका निर्माण करने की जो है भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम क्या क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम है भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विवादों का सुलझाना, शांति स्थापित करना, सुरक्षा स्थापित करना, देशों के बीच में जो है आपकी स्थितियों को सौहार्दपूर्ण बनाना, ये इसकी भूमिका हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में हम लोग को क्या जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की दोस्तों, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम लोग को बनाने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरत है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की। सबसे पहले तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों का क्या करना पड़ेगा भाई? शांतिपूर्ण समाधान करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भाई यूक्रेन है, ठीक है, रशिया है, या फिर आपको एक तरफ इसराइल है, एक तरफ फिलिस्तीन है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक देश दूसरे देश से जो है थोड़ा सा उनकी बातचीत खराब हो जाती है तो वो लोग युद्ध पे आ जाते हैं, और युद्ध होने से उन दोनों देशों की जो जनता होती है उनको बहुत समस्या आती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हमेशा प्रयास रहता है कि भाई दो देशों के बीच में जो है युद्धों को समाप्त किया जाए। ठीक है। हाँ, टेबल टॉक करवाई जाए। क्या करवाइए दोस्तों? टेबल टॉक करवाइए, यानी कि बिठा करके जो है दोनों देशों के जो राजनयिक हैं, दोनों देश के जो नेता हैं, उनको बिठा करके जो है बातचीत कराई जाए ताकि जो है शांति का एक समाधान निकाला जा सके। तो पहला काम तो ये हो गया भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, क्या कि भाई अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। क्योंकि लड़ाई तो कभी किसी मुद्दे का जो है सॉल्यूशन कभी रहा नहीं है दोस्तों। लड़ाई से तो हमेशा जो है नुकसान ही होता है ना। गांधी जी ने बोला था ना कि अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा से हम लोग को काम करना चाहिए, हिंसा से काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा इसका प्रयास रहता है कि भाई युद्धों को क्या करना है? रोकना है दोस्तों, है ना। तो जब भी लगता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कि भाई जो आपका दोनों देशों के बीच में जो है मामला बिल्कुल बिगड़ने वाला है, युद्ध की बात आने वाली है, तभी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहुंच जाता है किसी न किसी देश की सहायता से, और दोनों के बीच में क्या करा लेता है दोस्तों? मध्यस्थता, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोले तो मांडोली करा देता है। ठीक है। हाँ,
उसके बाद में विश्व में आर्थिक विकास में सहायक। मान लीजिए कि कोई देश जो है बहुत गरीब है, ठीक है, कोई देश बहुत गरीब है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है कि उसको क्या देता है दोस्तों, सहायता देता है, आर्थिक सहायता देता है ना। हाँ, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या काम करता है भाई, मान ली किसी देश के अंदर प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, महामारी आ गई, जैसे कि हम लोग को पता है कोरोना के टाइम पे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने बहुत मदद की थी। अफ्रीका के कई सारे देशों के अंदर जो है ये हमेशा मदद करता रहता है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा के समय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है, ये हमेशा जो है मदद करने के लिए आती है दोस्तों। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक संगठन बना रखा है जिसका काम है भाई पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखना, ठीक है। कोई देश किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, युद्ध ना करे दोस्तों। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा तो उसमें वो हेल्प करता है, क्योंकि सरकारें जो होती हैं वो अपने अपने देश के अंदर काम करती हैं। मान लीजिए कि कई सारे तो ऐसे भी देश हैं ना जहाँ की सरकार ही नहीं है, वहाँ पर तानाशाह वगैरह, वहाँ की जनता किसके लिए जो है, किसके प्रति जो है वो अपना वो दिखाएगी, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया इसलिए गया कि पूरी दुनिया का जो है अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। जिस तरह से हमारे परिवार के अंदर होता है, हमारे परिवार के अंदर अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो कौन चीज़ों को देखता है, तो हमारे माता पिता जो हैं चीज़ों को ठीक करते हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारे तरह से गुरु हैं, हमारे गाइडेंस है वो, है ना। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन गाइड करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाइड करता है आपका आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। हाँ, और क्या इसके बनाने के ऑब्जेक्टिव है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, कि भाई मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसलिए भी जो है इसको बनाया गया था। मान लीजिए कई सारी समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती है, वैश्विक ताप वृद्धि की समस्या है, ठीक है, पेड़ों को काटने की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है दोस्तों, आतंकवाद की समस्या है। तो इन सब मुद्दों पे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन सारे देशों को एकजुट कर देता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जो है मैं ठीक से बता पाया हूँ दोस्तों। अब हम लोग आगे क्या बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे कि भैया ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे बना, ठीक है, क्या कहानी है, क्या पहली बार बना या इससे पहले भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुका है, तो उसको हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को पता है कि भैया प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है युद्ध रोकने के लिए बनी कई एक संस्था बनाई गई थी, जिसका नाम क्या रखा था दोस्तों, जिसका नाम रखा था लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस इसलिए बनाया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध वगैरह होते रहते हैं उन सबको रोका जा सके। तो लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है पहला विश्व युद्ध रोक नहीं पाया, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन से टाइम पीरियड से लेकर के कौन सा टाइम पीरियड के बीच में हुआ था, ठीक है। हाँ, चलिए आप लोग को हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरी दुनिया दो गुटों के अंदर विभाजित थी, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ठीक है। हाँ, उसके बाद में दोस्तों तो पहला विश्व युद्ध असफल हो गया, ठीक है। असफल होने के कारण जो है 1939 और 1945 तक फिर दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया दोस्तों, जिसके बाद क्या हो गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए जो है पूरी दुनिया जुट गई दोस्तों। क्योंकि हम लोग को पता है दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने जो है परमाणु बम का क्या कर दिया, यूज़ कर दिया, है ना, किसके ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई सारे देश जो थे, इन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो मामला नहीं चलेगा, ऐसे तो कोई देश किसी देश के ऊपर जो है छोटी सी बात के लिए आक्रमण कर देगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम लोग को ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। क्योंकि आप लोग देखते ही है आजकल के टाइम में जो है एक इंसान जो है दूसरे इंसान की छोटी सी ज़मीन के लिए, देखिए ज़मीन के लिए कितना लड़ाई हो जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही हो रहा है, एक देश दूसरे देश का जो है ज़मीन हड़प ले रहा है, फिर उन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हो जा रहा है, और परमाणु आजकल सभी प्रत्येक देश के पास है। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो जरूरी लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम लोग को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ताकि दुनिया बेहतर तरीके से चल सके, नहीं तो कोई भी कहीं पर भी परमाणु जो है दाग देगा। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर डिसाइड किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कि भाई 24 अक्टूबर 1945 को जो है एक संगठन का नाम स्थापना किया गया, जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। कब, 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ से जो है आपका यूनाइटेड नेशंस की नींव पड़ी थी दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा ये डेट, एक नंबर में सवाल आपसे पूछ लेगा कि भाई आपका जो है कौन से दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय जो है संयुक्त राष्ट्र में केवल 51 सदस्य देश थे, 51 सदस्य देशों ने जो है सदस्यता ले रखी थी। बोला था भी हाँ ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम लोग को एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना चाहिए, है ना। हाँ, और इसकी सदस्य जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तो स्थापना के समय भारत भी क्या था, इसका संस्थापक देशों में शामिल था दोस्तों। तो हम लोगों ने भी जो है सदस्यता ले ली थी, ठीक है। हाँ, मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 193 हो गई, ठीक है। कहाँ 1945 के अंदर केवल 51 देश थे इसके अंदर मेंबर, और कहाँ 2013 तक इसके 193 कंट्री हो गई, ठीक है। हाँ,
और जो 193वां देश जिसने सदस्यता ली थी वो कौन सा दोस्तों? दक्षिणी सूडान था, साउथ सूडान था दोस्तों, अफ्रीका का एक देश है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो देखा कि भाई किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है नींव रखी गई 24 अक्टूबर 1945 को, और स्थापना के समय इसके केवल 51 सदस्य देश थे। ठीक है, हाँ। तो ये हम लोगों ने जो है समझ लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, की स्थापना किस प्रकार से हो गई। अब यूनाइटेड नेशन, आप सोच के देखिए पूरी दुनिया कितनी बड़ी है ना। तो इतनी बड़ी दुनिया को संभालने के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस के कई जो है उसके कई सारे क्या थे, अंग थे दोस्तों, है ना। यूनाइटेड नेशन के अंदर कई सारे अंग होते हैं, जैसे सरकार के कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, विधायिका होता है, जैसे हमारे भारत के अंदर सरकार है तो उसको 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है ना। कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर बांटा गया दोस्तों? तो हमारी जो है आपका विधायिका आ जाता है। ठीक है, विधायिका, जिसके अंदर विधायिका का काम होता है कानून बनाना दोस्तों। विधायिका भी जो है 2 प्रकार की होती है आपकी, एक तो विधानसभा होती है, फिर एक आपकी संसद होती है, दूसरी होती है आपकी कार्यपालिका, है ना। कार्यपालिका जो कानून को एक तरह से लागू करवाने का प्रयास करती है, जिसके अंदर आपका स्थायी नौकरशाही, ठीक है, अस्थायी नौकरशाही आता है, फिर आपका न्यायपालिका आता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है कई सारे अंगों के अंदर बांटा गया है ना। इसके कौन कौन से अंग थे? तो वही सबसे पहला इसका अंग था महासभा, उसके बाद में इसका सचिवालय, उसके बाद में सुरक्षा परिषद, जिसका काम था भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है देशों के बीच में क्या करना दोस्तों, शांति स्थापित करके रखना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका अपना कोर्ट है दोस्तों। मान लीजिए कि कोई देश दूसरे देश के ऊपर अगर गलत करता है ना, तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर ले जाया जाए। जिस तरह से भारत के अंदर है, किसी नागरिक ने अगर किसी नागरिक का जो साथ में कुछ गलत कर दिया, किसी कानून का उल्लंघन कर दिया, तो आप जो कानून की सहायता से जो उसको कोर्ट के अंदर घसीट सकते हो। इसी तरह से जो है सेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी देश ने किसी देश के साथ अगर जाति कर दी ना, तो उसको कहाँ घसीटा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर घसीटा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि किस प्रकार से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित किया गया था। उसके बाद में न्यायशीता परिषद है। ठीक है, हाँ। तो इनके बारे में हम लोग को समझना, चलिए समझते हैं दोस्तों एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। जो पहला अंग है वो कौन सा है दोस्तों? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के अंदर वर्तमान में तो दोस्तों 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य इसके कौन से पता आपको? जो न्यूक्लियर संपन्न देश है ना, जिसके अंदर आपका परमानेंट 5 जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर आपका आता है यूएसए आता दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आपका इसके अंदर रशिया आता दोस्तों, फिर इसके अंदर चाइना आता दोस्तों, फिर फ्रांस आता है, फिर इंग्लैंड आता है। तो ये देश क्या है? इसके जो है परमानेंट 5 सदस्य हैं, और 10 अस्थायी सदस्य जो है वो हर 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट, इसका मुख्यालय किधर है सुरक्षा परिषद का? तो न्यूयॉर्क के अंदर है। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो सब अमेरिका के अंदर है। ठीक है दोस्तों, हाँ। उसके बाद में इसका काम क्या है दोस्तों सुरक्षा परिषद का, जिसके अंदर 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, कि भाई शांति बनाए रखना, सुरक्षा कायम रखना। ठीक है, सैन्य कार्रवाई करना। मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश किसी देश के साथ जाति कर रहा है और वह जो है यूनाइटेड नेशंस की बात को नहीं मान रहा है, तो ये जो सदस्य है ना सुरक्षा परिषद के, ये लोग जो है ये लोग श्याम दयाम दंड भेद सब कुछ अपना सकते हैं। आई बात समझे? हाँ, इनका काम ये है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि भैया इराक के अंदर जो सद्दाम हुसैन था ना, वो जब कतर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो जो है सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने जो है इस पर सैन्य हमला किया था, है ना। उसके बाद में सेकेंड अंग है, उसको बोलते हैं महासभा। महासभा के अंदर दोस्तों 193 मेंबर्स हैं, और उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये भी न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, अब इसका काम क्या है महासभा का? ठीक है, सदस्य प्रवेश व निलंबन एवं बजट पारित करता है। ये जो है बजट पारित करता है। यूनाइटेड नेशंस का भी अपना बजट होता है। अब आप लोगों बोलोगे भैया इसके अंदर पैसे कहाँ से आते हैं? तो इसके जो मेंबर्स हैं ना यूनाइटेड नेशंस के, वो लोग इसके अंदर डोनेशन देते हैं, फिर बजट पास किया जाता है, और वो जो पैसा होता है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर खर्च किया जाता है पूरी दुनिया के विकास के लिए, है ना। उसके बाद में अगला जो इसका अंग है वो है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके अंदर 14 सदस्य होते हैं। इसकी मुख्यालय भी जो है न्यूयॉर्क के अंदर बनाया गया है। इसका काम क्या है? विशेष क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक उन्नति, ठीक है, में इसको क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है दोस्तों, है ना। विशेष क्षेत्र की किसी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को अगर इम्प्रूव करना है तो ये जो है इसमें जो है बजट का इसमें खर्च किया जाता है। अगला आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो भैया इसके अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इनका चयन किया जाता है, अलग अलग देशों से एक एक न्यायाधीश को उठाया जाता है, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो हैग के अंदर है। किधर है दोस्तों? हैग के अंदर है। इसका काम क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? देशों के पारस्परिक विवाद को आपसी झगड़े, क्षेत्रीय व सीमा विवाद पर विचार करना। मान लीजिए कि 2 देशों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के विवाद हो गया, ठीक है, सीमा को लेकर विवाद हो गया, फिर किसी चीज़ को लेकर विवाद हो गया, तो इसका जो निपटारा है वो कहाँ किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है आपका सचिवालय। ये अंग बता रहा हूँ जो
अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ना यूनाइटेड नेशंस, उसका अंग बता रहा हूँ, अंग। तो उसका अगला है सचिवालय। सचिवालय के अंदर भैया महासचिव होता है और कई सारे कर्मचारी होते हैं। इसका जो आपका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर। इसका काम क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र के नित्य कार्यों का संचालन करना। अब संयुक्त राष्ट्र के जो भी काम वगैरह होते हैं ना, सब यहीं से होते हैं। जैसे सरकार का भी अपना क्या होता है, सेक्रेटरीट होता है। जैसे प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हो, तो पीएमओ ऑफिस के अंदर बैठते हैं। जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहाँ बैठते हैं, वो आपका सेक्रेटरीट के अंदर बैठते हैं। तो जितने भी ऑफिशियल वर्क, पेपर वर्क वगैरह होते हैं, सब सेक्रेटरीट से होते हैं। अगला जो आपका आखिरी अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके अंदर 57 सदस्य होते हैं। इसका भी जो है आपका मुख्यालय किधर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। इसका काम क्या है? आर्थिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विचार कर महासभा को रिपोर्ट भेजना। ठीक है, तो ये जो है हर देशों की जो है एक तरह से जायजा लेता है कि भाई वो देश जो है आर्थिक रूप से संपन्न है कि नहीं, सामाजिक से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। अगर नहीं है संपन्न, तो वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से वहाँ पर काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। हम लोगों ने एक एक करके जो है 6 अंगों के बारे में डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसका सबसे शक्तिशाली अंग हम लोगों ने बात किया सुरक्षा परिषद। इसमें कुल कितने सदस्य? 15। 5 जो होते हैं आपके स्थायी सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट सदस्य, और 10 जो होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से दोस्तों? तो भैया अमेरिका आ गया, आपका रूस आ गया, ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया और चीन आ गया। तथा 10 स्थायी सदस्य जो होते हैं 2-2 साल के लिए जो बदले जाते हैं दोस्तों, है ना। याद रखिएगा, जो स्थायी सदस्य है ना सुरक्षा परिषद के 5, इनके पास कौन सा पावर है दोस्तों? वीटो पावर। इनके पास क्या है दोस्तों? इनके पास जो है वीटो का पावर है दोस्तों, है ना। हाँ, वीटो का पावर का फायदा ये होता है कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा है, अगर किसी एक देश ने अगर उस पर वीटो कर दिया, यानी उसका बात करने का मन नहीं है ना, तो उस मुद्दे को जो है डस्टबिन में डाल दिया जाता है। उस मुद्दे पे बात ही नहीं होगी। तो निषेध का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, मना करना। तो इनके पास ये अधिकार है। आगे समझिए दोस्तों, शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लग गई। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। हमेशा जो अंतर्राष्ट्रीय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक मांग चलती है कि भैया स्थायी सदस्यों की जो संख्या है उसको 5 से बढ़ा करके बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हाँ। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर जो है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। और जो इसके मेंबर्स है ना, वो बात करते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है थोड़ा सा गरीबी के ऊपर, भूखमरी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, जो टेररिज्म में इन्वायरमेंट है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स है, इसके ऊपर थोड़ा सा और अच्छी तरह से, गहरे तरीके से, डीप तरीके से बात करना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए, इसको जो है इसके अंदर इंप्रूवमेंट डालने के लिए थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ को और जोर देना चाहिए। तो ये हमेशा मुद्दा चलता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विकास के मुद्दे हैं वो सब कौन देखता है? संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। इसको बनाया इसलिए गया था दोस्तों, है ना। उसके बाद में दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्या है कि भैया महासचिव कौन है? महासचिव कौन होता है दोस्तों? जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है, जो चेहरा होता है। तो भैया महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान महासचिव का नाम क्या है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के दोस्तों? पुर्तगाल के। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो है महासचिव रह चुके। तो ये देखिए हमारे एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। ये जो है लगातार काफ़ी सालों से जो है ये यूनाइटेड नेशंस के क्या हैं दोस्तों? ये यूनाइटेड नेशंस के आपके महासचिव हैं। ठीक है, और सबसे पहले महासचिव कौन थे? तो सबसे पहले महासचिव थे दोस्तों ट्राइगली। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। 1946 से लेकर 1952 तक। ये देखिए ट्राइगली की फोटो है ये। ठीक है, हाँ। तो महासचिव जो होता है एक चेहरा होता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक तरह से जो है चेहरा होता है, ये मालिक होता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है। जिस तरह से हमारे सरकार का मालिक कौन है? मोदी जी है ना, वो चेहरा है। इसी तरह से जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके जो चेहरा होता है कौन होता है दोस्तों? ये महासचिव होता है। इन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए लिस्ट दे रखी है। तो पहले कौन थे? ट्राइगली थे। और उसके बाद में वर्तमान में कौन चल रहे हैं दोस्तों? तो एंटोनियो गुटेरेस। ये कब बने? तो 2017 के अंदर बने थे। 2017 से आज 2024 चल रहा, तो अभी तक यही बने हुए दोस्तों। ठीक है, हाँ। उसके बाद में दोस्तों आगे देखते हैं कि भाई भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है। क्योंकि हम लोग जो है जब इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर को, तभी से हम लोग इसके क्या हैं दोस्तों? सदस्य हैं दोस्तों। चाहे वो शांति की बात हो, सुरक्षा की बात हो, निशस्त्रीकरण की बात हो, दक्षिण कोरिया संकट की बात हो, स्वेज नहर का मामला हो, इराक का कुवैत पर आक्रमण हो। सॉरी, इराक ने जो है कुवैत पे आक्रमण किया था, कतर पे नहीं किया था दोस्तों, माय मिस्टेक। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार की रक्षा हो, उपनिवेशवाद हो, रंग भेद का विरोध हो, शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतियों में भी भारत हमेशा क्या रहता है? भूमिका लेता है। तो भारत की जो एक तरह से स्थिति मजबूत है इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने ये बात किया कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे कैसे काम करता है। तो हम लोगों ने उसके अंगों के बारे में बात की। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के हम लोग को जो है एक एक करके एजेंसियों के बारे में बात करना है ना। एजेंसियों के बारे में बात करना है। एजेंसियां जो होती हैं वो काम को जो है जमीनी स्तर पर करती हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों के बारे में दोस्तों क्या करना है? डिस्कस करना है।
तो सबसे पहले जो एजेंसी आती है वो आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन आती है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है सिंबल है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे शब्द से पता चल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी स्वास्थ्य की बात आ गई तो जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वहाँ पर जो है खड़ी आपको मिलेगी। जिस तरह से कोरोना के टाइम पे दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गरीब देशों को क्या बांटा था दोस्तों, वैक्सीन बांटा था, है ना। इस स्वास्थ्य की सारी चीज़ें देखता रहता है उन गरीब देशों के अंदर जहाँ पर जो लोग हैं मेडिकल की सुविधा उनको नहीं प्राप्त हो सकती। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों आपका यूनेस्को के बारे में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के बारे में। उसके बाद में यूनिसेफ के बारे में बात करेंगे, यूएनडीपी के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, है ना। ये सारी तमाम क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एजेंसीज हैं। ठीक है, ये देखिए आप उन सबके सिंबल्स हैं यहाँ पे, यूएनडीपी के, ILO के दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत क्या है, इसका बनाने का मकसद क्या है। मकसद तो हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि भाई सिद्धांत क्या है इसका, किस तरह से जो है ये काम करता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ अच्छी तरह से चले दोस्तों। वैसे दुनिया इतनी हिंसात्मक होती जा रही है, तो इन सब चीज़ों को कम किया जा सके। राष्ट्रों के बीच में जो है मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग तथा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को क्या करना दोस्तों, हल करना। बात बात पे जो है एक देश दूसरे देश पर जो है हमला कर देता है, तो वहाँ हम लोग इंसान है दोस्तों, हम लोग को ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग को जो है टेबल टॉक करनी चाहिए। किसी ऐसा दुनिया में कोई मुद्दा नहीं जिसको हम लोग बिना बात के सुलझा ना सकें, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करवाना, राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या करना दोस्तों, आदर करना। ठीक है, एक देश दूसरे देश की रिस्पेक्ट करे, उस देश की जो है इंटीग्रिटी को ठेस ना पहुंचाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस रखता है। ठीक है, उसके बाद में और क्या है दोस्तों कि भाई शांति संस्थापक आयोग का गठन करना इसका काम होता है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना करना इसका काम होता है। सशस्त्रार्थिक विकास लक्ष्य प्राप्त करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक लोकतंत्र कोष का गठन करना दोस्तों। आतंकवाद के सभी रूपों की क्या करना दोस्तों, निंदा करना। तो ये इसका काम होता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, हाँ। उसके बाद में एक एक करके जो है उसकी एजेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, कब बनी थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनेस्को। ठीक है, हाँ, तो इसकी बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को 4 नवंबर 1946 को घोषित किया गया था दोस्तों, या स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, इसका तो फ्रांस के पेरिस में अपना मुख्यालय है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर दोस्तों, तो फ्रांस के अंदर है, फ्रांस के पेरिस में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2024 में पेरिस आप लोग को तो आंसर मिल ही गया। ओलंपिक के बारे में पूछ रहा था कि ओलंपिक कहाँ कराया गया था। ठीक है, तो ओलंपिक आपका पेरिस के अंदर कराया गया था। उसके बाद में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसको बनाने के पीछे मकसद है कि भाई शिक्षा के अंदर अच्छा काम कर सके हम लोग। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान, समाज तथा मानव विज्ञान, संस्कृति, संचार को क्या कर सकें, एडवांस कर सकें। विगत अनेक वर्षों के मध्य जो यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता के प्रसार, तकनीकी व शैक्षिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्रता मीडिया आदि के प्रसार के लिए क्या है, बहुत सारे काम किए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एजुकेशन को हम लोग स्प्रेड कर सकें, वैज्ञानिक थॉट को बढ़ा सकें, ठीक है, सांस्कृतिक विकास हो सके, तो इसका काम यूनेस्को का करना होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्थापना कब हुई थी, 4 नवंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस के अंदर। महानिदेशक कौन इस समय, आंद्रे एजोले। ठीक है, जो यूनेस्को के जो आपके महानिदेशक हैं। ठीक है, सदस्य देश कितने, 193 देशों ने जो यूनेस्को की सदस्यता ले रखी। यूनेस्को के उद्देश्य क्या है दोस्तों, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि भैया शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को क्या कर सकें हम लोग, बढ़ा सकें। सांस्कृतिक विविधता को बढ़ा सके दोस्तों। परस्पर संवाद, शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी कि अच्छी शिक्षा जो है, संस्कृति को, उसको हम लोग क्या कर सकेंगे, बढ़ावा दे सकें। अगला हम लोग बात करेंगे यूनिसेफ के बारे में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये भी जो एजेंसी है किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसके अंदर क्या है दोस्तों, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में एक निकाय के रूप में की गई। इसका मुख्य कार्य बच्चों के लिए जो है आपातकालीन निधि एकत्रित करना था। ठीक है, मतलब बच्चों के लिए जो है फंड रेज करना, पैसे इकट्ठे करना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गरीबी है दोस्तों। अगर आप लोग अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि बच्चे जो है ना तो एजुकेशन मिल पाती है, बेचारे जो है हमेशा समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो लोग जो है मेल न्यूट्रिटेड होते हैं, कुपोषित होते हैं, एजुकेशन नहीं मिल पाती, घर नहीं मिल पाता, तो पैसे जुटाए जाते हैं ताकि उनके विकास कार्यों में क्या कर सकें, सहायता कर सकें। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ विश्व के समस्त भागों में बच्चों के हेल्थ, उत्तम जीवन को क्या कर सकता है, सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर सकता है दोस्तों, है ना। हाँ, उसके बाद में देखिए
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय के साथ, इसका मुख्यालय किधर है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय। और इसकी सदस्यता कितनी है? 193 देशों ने इसका जो है मेंबरशिप ले रखा है। 1953 में संगठन ने अपना नाम बदलकर क्या रखा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर लिया। तो याद रखिएगा, स्थापना कब हुआ था? 1946 के अंदर। मुख्यालय किधर है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। और महानिदेशक कौन है इसके? हेनरिटा फोर है, ठीक है, एक महिला है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूनिसेफ के बारे में। किसके बारे में? यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के उद्देश्य के बारे में। क्या क्या उद्देश्य हैं दोस्तों इसके? तो भैया बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना, शैक्षिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना, विकासशील दुनिया में बाल जन्म दर को बढ़ावा देना, क्योंकि बच्चों की जो है पैदा होते बेचारे मर जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना। उसके बाद में शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को स्थापित करना, ठीक है, जेंडर पैरिटी के बारे में बात करना, ठीक है। उसके बाद में हिंसा को दुरुपयोग, बच्चों का संरक्षण करना, विभिन्न रोगों से शिशुओं का टीकाकरण करना, बच्चों को पर्याप्त खाना देना, पोषण देना, उनको जो है बिल्कुल क्लीन वाटर प्रोवाइड करा पाना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है क्योंकि वो जो है आपका गंदा पानी पीते हैं दोस्तों, है ना। हाँ, तो ये है यूनिसेफ के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में समझते हैं। स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों? डॉक्टर टेड्रोस आधानोस घेब्रेयेसस, ठीक है। तो ये इनके क्या है दोस्तों? महानिदेशक हैं। इसका काम क्या है दोस्तों? इसका सबसे पहले काम है दोस्तों सभी संचारी रोगों की रोकथाम करना। ऐसा कोई सा भी रोग जो ट्रांसमिसेबल है एक इंसान से लेकर के दूसरे इंसान, जैसे वर्तमान में भी क्या चल रहा है? इबोला चल रहा है दोस्तों, इबोला वायरस चल रहा है, मंकी पॉक्स चल रहा है, ठीक है, बीच में कोरोना चल रहा था। तो इन सब जितने भी महामारियां हैं ना, इन सब रोगों को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने से रोकता है। इनके अपने अलग साइंटिस्ट डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो चेकअप वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। जब चीन के अंदर कोरोना वायरस फैला था दोस्तों, तो वहाँ पर WHO की जो टीम है डॉक्टर्स की, रिसर्चर्स की, वो वहाँ पर गई थी कारण जानने के लिए कि भाई क्यों फैला, भविष्य में कभी इस तरह की बीमारी ना आए, ठीक है। उसके बाद में जैव चिकित्सा अनुसंधान करना, ठीक है। उसके बाद में अन्य संगठनों के साथ काम करती है, व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करती है, महामारियों को रोकती है, पारिवारिक स्वास्थ्य की बात करते हैं दोस्तों। वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी को रोकना, पता लगाना, वैश्विक टीकाकरण अभियान, सब सारा काम किसने किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, क्योंकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर दुनिया के हर देश के अंदर जो है आपको श्रम जो लेबर से वो मिल जाएंगे, तो उनके राइट्स के बारे में बात करने की जरूरत है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है जिसकी स्थापना कहाँ की थी? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी, अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करना है और अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम है ना, जो लेबर है, मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना है, ठीक है। तो इसका काम है कि भाई जो काम करने वाले, जो आपका काम करने वाला वर्ग है ना, जो श्रमिक वर्ग है, उनके अधिकारों की बात करता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या काम है भैया इनका। सबसे पहले काम है कि सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा देना, कि भाई जो जहाँ काम धंधा करते हैं ना, वो स्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए इनके पास। वैश्विक स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए काम करना, इनके लिए जो है काम करने के कंडीशंस को इम्प्रूव करना, टाइमिंग को इम्प्रूव करना, इनको सैलरी टाइम से मिलना, ठीक है। ये सब चीज़ों का कौन ध्यान रखता है? तो आपका ILO ध्यान रखता है। उसके बाद में दोस्तों श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता, सम्मानजनक स्थिति को बनाना, रोजगार के अच्छे अवसर प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये सब तमाम काम कौन करता है? ILO करता है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है ना, उसमें हमेशा मांग उठती रहती है कि भैया इसका विस्तार करना चाहिए। केवल इसमें 5 स्थायी सदस्य नहीं होने चाहिए, बल्कि और भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हैं। क्योंकि आप लोग देखिए, पूरे अफ्रीका महाद्वीप से एक भी देश नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप से जो है एक भी देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के अंदर नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया है। एशिया इतना बड़ा देश है, उसके अंदर से केवल चीन को ले रखा है इन लोगों ने, ठीक है। हाँ, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका से एक भी देश नहीं, जबकि उत्तरी अमेरिका से USA है। तो ये जो है बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है वो पूरी दुनिया का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है, तो उसके अंदर स्थायी सदस्यता क्या है? बढ़ानी चाहिए आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। तो देखिए, सुरक्षा परिषद का गठन 1945 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या रखा गया दोस्तों? कि भाई इसका पहला काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी होते हैं, 10 गैर स्थायी होते हैं। भारत ने जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद गैर स्थायी सदस्य के रूप में हम लोगों ने 8वीं बार अपना कार्यकाल प्रारंभ किया है। मौजूदा स्थायी सदस्यों में प्रत्येक के पास सुरक्षा परिषद के निर्णयों यानी कि वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद का एकमात्र सुधार 1965 में हुआ था, तब इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर के 10 कर दी गई। लेकिन ये भी किस में सुधार किया गया? अस्थायी के अंदर, स्थायी वाले में नहीं सुधार किया गया।
है ना। उसके बाद में विस्तार की जरूरत क्यों है दोस्तों, हम लोग विस्तार जो सुरक्षा परिषद में विस्तार की जरूरत इसलिए है कि भैया 1992 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। ये प्रस्ताव क्या था दोस्तों कि देखिए, ये प्रस्ताव था कि भाई सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करेगी। उसके बाद में इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। ठीक है, अब इतनी पूरी दुनिया के अंदर जो है वर्तमान में 195 194 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये 5 देश कैसे उन लोगों का जो है नेतृत्व कर सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल नाइंसाफी वाली बात है कि नहीं दोस्तों। तो हम लोग को इसकी सदस्य संख्या क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए और डेमोक्रेटिक होना चाहिए थोड़ा सा मामला। उसके बाद में सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं बिल्कुल भी। आप लोग देखिए, ठीक है, देखिए सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए इन्होंने कई सारे नियम बना रखे थे। ठीक है, जिन नियमों पे भारत ने बहुत सारे देश जो है बिल्कुल खरे उतरते हैं, उसके बावजूद भी उनको सदस्यता नहीं दी जाती है। इन मांगों के फलस्वरूप 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई थी कि भाई सुधार कैसे कराया जाए। तो इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए थे कि अगर आपको स्थायी सदस्य बनना है या अस्थायी सदस्य बनना है तो आपके पास ये तमाम क्राइटेरिया हैं। अगर आप इसको फुलफिल कर पाओगे तो आप जो है स्थायी सदस्य बन सकते हो। तो कौन कौन से क्राइटेरिया दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्राइटेरिया था कि भाई जो देश स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य बनना चाहता है आबादी की दृष्टि से बड़ा देश होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड क्राइटेरिया क्या था, लोकतंत्र व मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स है उसका जो है वो रिस्पेक्ट करने वाला देश होना चाहिए। उभरती हुई आर्थिक ताकत होनी चाहिए, यानी कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट में लगातार उसका जो है कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बजट में पैसा वैसा देता रहना चाहिए। अपने देश के अंदर शांति स्थापित, उसके अंदर देश के अंदर शांति जो है स्थापित होनी चाहिए। तो इन तमाम क्राइटेरिया के ऊपर भारत जो है दोस्तों खरा उतरता है। हम सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। आबादी के हिसाब से हम लोग दुनिया का नंबर 1 देश बनने वाले हैं। लोकतंत्र हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र भारत के अंदर है। हम लोग जो है 6ठी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद में हम लोग जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं बजट के अंदर। हमारे देश के अंदर हमेशा जो है शांति रहती है ना। तो तमाम जितने भी इसके क्राइटेरिया हैं सबको हम फुलफिल करते हैं। उसके बाद में क्या क्राइटेरिया है, एक ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। तो हम लोग करते हैं दोस्तों। ऐसा देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। हमारे देश से ज़्यादा डाइवर्सिटी पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। हमारे देश में आपको हर प्रकार के धर्म मिल जाएंगे, हर प्रकार की संस्कृति मिल जाएगी, भाषा मिल जाएगी, खानपान मिल जाएगा दोस्तों। तो तमाम जितने भी क्राइटेरिया हम सबको क्या करते हैं दोस्तों, फुलफिल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारत को सदस्यता नहीं दी जाती है। संक्षेप में सभी विकसित विकासशील देश सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं। इसके स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ावा होना चाहिए। परंतु विकसित देशों का मानना है कि भाई विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में क्या है, अपना अंशदान अधिक करें। तो भाई जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई हम आपको जो है स्थायी सदस्यता दे देंगे, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में उनका जो है वो लोग चाहते हैं कि वीटो का अधिकार केवल उन्हीं तक बना रहे। ठीक है, जितने बाकी जो दूसरे देश है वो वीटो का अधिकार ना लें। जबकि विकासशील देश स्थायी सदस्य के साथ ही वीटो के अधिकार की भी मांग करते हैं। तो हम लोग जो है मांग करते हैं। उसके बाद में देखिए, भारत को जो है 1 जनवरी 2021 को भारत ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यभार क्या किया दोस्तों, प्रारंभ किया। तो यह है पूरा दोस्तों कहानी। उसके बाद में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कुछ हैं और कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जिनके अंदर सबसे पहले आता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका क्या काम है दोस्तों, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करना एवं वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना। मान लो कि किसी देश को जो है पैसे की कमी पड़ गई तो IMF जो है उनको लोन देता है। जैसे वर्तमान में श्रीलंका के अंदर जो है आपका आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया था, मालदीव के अंदर है, पाकिस्तान हमेशा पैसे मांगता रहता है IMF वगैरह से। तो ये जो है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक है मानवीय विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, पर्यावरण के लिए। ये क्या करता है दोस्तों, ये भी पैसे देता है। फिर उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर जो है एक देश दूसरे देश से आसानी से व्यापार कर सके। ठीक है, तो उसके लिए विश्व व्यापार संगठन को बनाया गया है। उसके बाद में एक और एजेंसी है, एक और आपका संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इसका काम क्या है कि भैया ये संगठन परमाणुक ऊर्जा, आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है उसका जो है पीसफुल उपयोग होना चाहिए। ठीक है, आप उससे बिजली बनाइए, आप उससे डेवलपमेंट के कार्य कीजिए, लेकिन आप उसका यूज़ किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। उसके बाद में आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका काम है भाई स्वयंसेवी संगठन है, NGO एक तरह से। ये पूरी दुनिया के अंदर जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ठीक है, हाँ, ये हो गया। उसके बाद में ह्यूमन राइट्स वॉच है। ये क्या काम करता है भाई, ये भी स्वयंसेवी एक संगठन है। मानव अधिकारों की क्या करता है दोस्तों, वकालत करता है ना। अभी वर्तमान में फिलिस्तीन के अंदर, इजराइल के अंदर जो युद्ध चल रहा है ना, तो वहाँ पर जो है
एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स, ये सब लोग हैं कि वहाँ पर किसी इंसान के साथ जो है दुर्व्यवहार ना किया जाए। उसके बाद में आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका काम क्या है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा रेड क्रॉस सोसाइटी, जहाँ पर भी युद्ध होता तो ये लोग पहुंच जाते हैं दोस्तों यहाँ पर मानव के हितों की बात करने के लिए। ठीक है, सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता करता है, सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने के नियमों का बात करता है दोस्तों। फिर एक है ग्रीन पीस, ये क्या काम करता है दोस्तों, ग्रीन पीस जो है वो फाउंडेशन है विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति क्या बनाना चाहता है, सेंसिटिव बनाना चाहता है, ताकि हम लोग पर्यावरण के बारे में भी सोच सके, है ना। उसके बाद में तो ये तमाम जो है इसके संगठन है। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से काम हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कौन कौन से उसके अंग हैं, हम लोगों ने सब चीज़ों को समझ लिया, महासचिव के बारे में समझ लिया। तो ये पूरा आप लोगों का चैप्टर है, इसी से आप लोगों से जो है सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चैप्टर अच्छा लगा होगा दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस को आप लाइक कीजिए दोस्तों। 78% व्यूअर जो मेरी वीडियो को देखते हैं वो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों से ही उम्मीद है मेरे को कि आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे, ताकि वो लोग मेरी वीडियोस को देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आप लोग जो है बेनिफिट उठाते रहिए दोस्तों, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। इसी के साथ आप लोगों से